इतिहास में मुगलों का नाम आते ही लोगों के मन में एक विशाल साम्राज्य की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मुगल कौन थे, किस देश से आए थे और भारत आने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी? यह कहानी सिर्फ किसी बादशाह की नहीं, बल्कि एक ऐसे वंश की है जिसने मध्य एशिया की बर्फीली घाटियों से निकलकर दुनिया का इतिहास बदल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब 12 साल का लड़का फरगना की राजगद्दी पर बैठा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज इसे छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे इतिहास का वो सच है जिसे जानने के बाद शायद आपका नजरिया बदल जाए। और हाँ, वीडियो में कमेंट जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। करीब 13वीं शताब्दी, जब पूरी दुनिया एक ऐसे योद्धा के नाम से कांप रही थी जिसने छोटे छोटे कबीले जोड़कर दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था, उस योद्धा का नाम था चंगेज खान। मंगलों की सेनाएं बिजली की तरह हमला करती थी। उनके घोड़े रेगिस्तान, पहाड़ और मैदान हर जगह दौड़ सकते थे। उनकी रणनीति इतनी खतरनाक थी कि बड़े बड़े साम्राज्य कुछ ही दिनों में ढह जाते थे। लेकिन चंगेज खान सिर्फ एक विजेता नहीं था, वह एक ऐसी विरासत छोड़ गया जिसने आने वाली कई सदियों तक एशिया की राजनीति बदल दी। चंगेज खान के बाद उसका साम्राज्य कई हिस्सों में बंट गया। उसके वंशज अलग अलग इलाकों पर शासन करने लगे। इन्हीं इलाकों में एक क्षेत्र था तुर्किस्तान और ट्रांसऑक्सियाना। आज ये इलाका उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ माना जाता है। यहीं पर धीरे धीरे मंगोल और तुर्क कबीलों का मेल शुरू हुआ। समय के साथ उनकी भाषा बदली, रहन सहन बदला और उनकी पहचान भी बदलने लगी। यही वो लोग थे जिन्हें बाद में मुगल कहा गया। असल में मुगल शब्द मंगोल शब्द का ही परिवर्तित रूप माना जाता है। लेकिन भारत में जिन लोगों को मुगल कहा गया वे पूरी तरह शुद्ध मंगोल नहीं थे। उनमें तुर्की संस्कृति का गहरा प्रभाव था। वे तुर्की भाषा बोलते थे, मध्य एशिया रीति रिवाज अपनाते थे और इस्लाम धर्म को मानते थे। यानी उनकी पहचान कई संस्कृतियों का मिश्रण बन चुकी थी। समय बीतता गया और मध्य एशिया में एक नया नाम उभरने लगा, तैमूर का। इतिहास उसे तैमूर लंग के नाम से भी जानता है। 14वीं शताब्दी में तैमूर ने समरकंद को अपनी राजधानी बनाकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। वह खुद को चंगेज खान की विरासत से जोड़कर देखता था। हालांकि वह सीधे चंगेज खान का वंशज नहीं था, लेकिन तैमूर की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना और उसकी महत्वाकांक्षा थी। उसने फारस, इराक, सीरिया और मध्य एशिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। उसकी सेनाएं जहां से गुजरती थी वहां तबाही की कहानियां पीछे छोड़ जाती थी। समरकंद उसके शासन में दुनिया का सबसे शानदार शहरों में बदल गया। वहां भव्य मस्जिदें बनी, मदरसे बने, कला और वास्तुकला को बढ़ावा मिला। लेकिन तैमूर के मरने के बाद उसका विशाल साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरने लगा। उसके वंशज आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे। हर राजकुमार खुद को असली उत्तराधिकारी मानता था। इसी संघर्ष के बीच मध्य एशिया में अस्थिरता बढ़ती चली गई और फिर इतिहास में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर भारत का इतिहास बदलने वाला था। साल 1483, फरगना घाटी। आज का यह इलाका आधुनिक उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच माना जाता है। यह क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ था और अपनी उपजाऊ जमीन के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। और यहीं पैदा हुआ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे, जबकि उसकी मां की ओर से उसका संबंध चंगेज खान की वंशावली से जोड़ा जाता है। यानी बाबर की नसों में दो महान विजेताओं की विरासत बह रही है। एक तरफ तैमूर की सैन्य महत्वाकांक्षा तो दूसरी तरफ मंगोल रक्त की कठोरता। लेकिन बाबर का बचपन किसी राजमहल की सुख सुविधाओं में नहीं बीता। उस समय मध्य एशिया लगातार युद्धों से जूझ रहा था। हर तरफ सत्ता के लिए संघर्ष था। छोटे छोटे राज्य एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। फरगना भी इसी राजनीतिक तूफान के बीच में फंसा हुआ था। जब बाबर सिर्फ 12 साल का था तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में बाबर को फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। लेकिन गद्दी मिलना आसान था, उसे बचाकर रखना बेहद मुश्किल, क्योंकि उसके अपने रिश्तेदार ही उसके दुश्मन बन चुके थे। कोई चाचा सत्ता चाहता था, कोई दूसरा राजकुमार फरगना पर कब्जा करना चाहता था। बाबर अभी बच्चा ही था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे समय से पहले योद्धा बना दिया था। उसने बचपन से ही तलवार, राजनीति और विश्वासघात तीनों को बहुत करीब से देखा। फरगना की गलियों में उसे हर दिन नई साजिशों का सामना करना पड़ता था। कभी सेना बगावत कर देती, कभी कोई सरदार साथ छोड़ देता। लेकिन बाबर हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी नज़र सिर्फ फरगना तक सीमित नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी समरकंद। वही समरकंद जिसे तैमूर ने अपनी राजधानी बनाया था। वही समरकंद जो मध्य एशिया की शान माना जाता था। बाबर बचपन से ही उस शहर के सपने देखा करता था।
उसे लगता था कि अगर उसने समरकंद हासिल कर लिया तो वह सच में तैमूर का उत्तराधिकारी कहलाएगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में बाबर ने पहली बार समरकंद पर हमला किया। यह उसकी साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक ऐसे युवा की महत्वाकांक्षा थी जो खुद को इतिहास में स्थापित करना चाहता था। काफी संघर्ष के बाद बाबर कुछ समय के लिए समरकंद जीतने में सफल भी हुआ, लेकिन असली समस्या जीतना नहीं था। समस्या थी उस जीत को बचाए रखना, क्योंकि उसी दौरान फरगना में एक विद्रोह हो गया। अब बाबर के सामने कठिन चुनौती थी, समरकंद बचाए या फरगना। जब तक वह एक को संभालता दूसरा हाथ से निकल जाता। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि बाबर दोनों जगहों से कमजोर पड़ने लगा। उसके सैनिक कम होते जा रहे थे, उसके समर्थक टूटते जा रहे थे और उसके दुश्मन मजबूत होते जा रहे थे। उधर मध्य एशिया में एक नई ताकत तेजी से उभर रही थी, उज्बेक सरदार मोहम्मद शैबानी खान। शैबानी खान बेहद चालाक और आक्रामक नेता था। उसने कई तैमूरी शासकों को हराकर अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। अब बाबर के लिए मध्य एशिया में टिके रहना और भी मुश्किल होता जा रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब बाबर के पास न कोई बड़ा राज्य बचा, न मजबूत सेना, न स्थायी राजधानी। वह कभी पहाड़ों में भटकता, कभी छोटे किलों में शरण लेता, कभी अपने वफादार सैनिकों के साथ भूखा सोता, लेकिन यही संघर्ष बाबर को मजबूत बना रहा था। उसने कठिनाइयों में जीना सीखा, कम संसाधनों में लड़ना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण बात, हार के बाद फिर उठना सीखा। बाबर अब समझ चुका था कि फरगना उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। वह एक बड़े साम्राज्य का सपना देखता था, लेकिन सपना देखना और उसे पूरा करना दोनों अलग बातें थी। उसके पास सीमित संसाधन थे, न विशाल सेना, न था खजाना और न ही कोई स्थायी राजधानी। लेकिन बाबर ने बचपन से एक चीज जरूर सीखी थी, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसने हार नहीं माना। मध्य एशिया में लगातार संघर्षों ने उसे अंदर से कठोर बना दिया था। हर हार के बाद वह और मजबूत होकर लौटता था। उधर समरकंद उसके हाथ से निकल चुका था, उज्बेक ताकतें बढ़ती जा रही थी, तैमूरी वंश बिखर चुका था। अब बाबर को समझ आने लगा था कि अगर उसे इतिहास में अपना नाम बनाना है तो उसे एक नई दिशा तलाशनी होगी। और ठीक उसी समय भारत की ओर से एक संदेश आता है। यह संदेश था पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी का। उस समय दिल्ली पर लोधी वंश का शासन था। सुल्तान इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, लेकिन बाहर से देखने में जितना मजबूत उसका शासन दिखाई देता था, अंदर से उतना ही कमजोर हो चुका था। दिल्ली सल्तनत के अमीर और सरदार सुल्तान से नाराज थे। कई प्रांतीय शासकों को लगता था कि इब्राहिम लोधी अत्यधिक कठोर और घमंडी हो चुका है। वह अपने सरदारों पर भरोसा नहीं करता। पुराने अनुभवी अमीरों को हटाकर अपने करीबी लोगों को आगे बढ़ाने लगा था। धीरे धीरे उसके खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा। पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो इब्राहिम लोधी से नाराज थे। दौलत खान लोधी जानता था कि अकेले उसके लिए दिल्ली की सत्ता को चुनौती देना आसान नहीं हो। उसे एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो महत्वाकांक्षी हो और युद्ध कला में निपुण भी हो, और उसकी नजर जाकर टिकी बाबर पर। दौलत खान ने बाबर को संदेश भेजा। उसने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। उसने कहा कि दिल्ली सल्तनत अंदर से कमजोर हो चुकी है, अगर सही समय पर हमला किया जाए तो सत्ता हासिल की जा सकती है। यह निमंत्रण बाबर के लिए साधारण नहीं था, क्योंकि पहली बार उसे एक ऐसा अवसर दिखाई दे रहा था जहां वह सिर्फ एक खोया हुआ तैमूरी राजकुमार नहीं रहेगा, बल्कि एक नए साम्राज्य का संस्थापक बन सकता था। लेकिन उसने तुरंत फैसला नहीं लिया। भारत के बारे में पहले से ही बहुत कुछ सुन चुका था। एक ऐसी भूमि जहां उपजाऊ मैदान थे, असंख्य शहर थे, व्यापार था, धन था और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विभाजन भी था। मध्य एशिया की कठोर पहाड़ियों के मुकाबले भारत कहीं अधिक समृद्ध माना जाता था। लेकिन बाबर अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ निमंत्रण मिल जाने से कोई साम्राज्य नहीं जीत लिया जाता। उसने भारत की परिस्थितियों को समझना शुरू किया। उधर दिल्ली सल्तनत के भीतर संघर्ष लगातार बढ़ते जा रहे थे। इब्राहिम लोधी अपने ही लोगों पर शक करने लगा था। उसकी कठोर नीतियों ने कई अफगान सरदारों को उससे दूर कर दिया था। कुछ सरदार गुप्त रूप से उसके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे। राजपूत शक्तियां भी सक्रिय थी। उत्तर भारत का राजनीतिक संतुलन तेजी से बदल रहा था। बाबर यह सब ध्यान से देख रहा। वह जानता था कि किसी भी बड़े आक्रमण से पहले सही समय का चुनाव सबसे जरूरी होता है। उसने पहले भी कई युद्ध लड़े थे, लेकिन भारत की चुनौती अलग थी। यह सिर्फ किसी शहर को जीतने की लड़ाई नहीं होने वाली थी। यह एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ अभियान था जो कई सदियों से उत्तर भारत पर शासन कर रहा था। फिर भी बाबर के भीतर आत्मविश्वास था, क्योंकि अब तक के संघर्षों ने उसे युद्ध का हर रूप सिखा दिया था। उसने भूख देखी थी, विश्वासघात देखा था, हार देखी थी और लगातार टूटते सपनों को भी देखा था। अब उसे डर नहीं लगता था,
धीरे धीरे बाबर ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। उसकी सेना संख्या में बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अनुशासन में मजबूत जरूर थी। उसके सैनिक तेज गति से हमला करने में माहिर थे। घुड़सवार सेना उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबर मध्य एशिया की नई युद्ध तकनीकों से परिचित था। उस समय बारूद और तोपों का इस्तेमाल युद्ध की दिशा बदल रहा था। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में तोप खाने का प्रभाव बढ़ चुका था। बाबर ने भी इस तकनीक की शक्ति को समझ लिया था। उसने अनुभवी तोपची अपने साथ जोड़े। उसकी सेना अब केवल तलवार और तीर तक सीमित नहीं रही। यह भविष्य के युद्धों का संकेत था। उधर भारत में कई लोग अब भी पारंपरिक युद्ध पद्धतियों पर निर्भर थे। बाबर समझ चुका था कि अगर रणनीति सही रही तो छोटी सेना भी बड़ी ताकतों को हरा सकती है। लेकिन भारत की ओर बढ़ने से पहले उसे अपने पीछे की स्थिति भी संभालनी। काबुल अब उसका महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। फरगना और समरकंद के संघर्षों के बाद बाबर ने काबुल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। यहीं से उसने अपने नए भविष्य की योजना बनानी शुरू की। काबुल उसके लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि टूटी हुई महत्वाकांक्षाओं से निकलकर नई शुरुआत का आधार था। वो अक्सर अपने सैनिकों से कहता था कि भाग्य हमेशा बहादुर लोगों का साथ देता है। और अब बाबर को लगने लगा था कि शायद उसका भाग्य उसे एक नई दिशा की ओर बुला रहा है। धीरे धीरे उसने भारत की ओर छोटे छोटे अभियान शुरू किए। ये पूर्ण आक्रमण नहीं थे, बल्कि परिस्थितियों को समझने की कोशिश थी। उसने सीमावर्ती क्षेत्रों की जानकारी जुटाई, रास्तों का अध्ययन किया, स्थानीय ताकतों को समझा। हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जा रहा था, क्योंकि बाबर जानता था कि एक गलती उसके सारे सपनों को खत्म कर सकती है। उधर दौलत खान लोधी लगातार उसे भरोसा दिला रहा था कि दिल्ली के खिलाफ कई लोग उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, राजनीति में मित्रता और स्वार्थ का रिश्ता बहुत कमजोर होता है। अब बाबर की नजरें पूरी तरह भारत की ओर टिक चुकी थी। उसकी महत्वाकांक्षा पहले से कहीं अधिक बड़ी हो चुकी थी। लेकिन भारत की राह उसके लिए आसान नहीं थी। उसके सामने दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना थी, हजारों सैनिक, हाथी और वर्षों पुरानी शक्ति। कई लोगों को लगता था कि बाबर जैसी सीमित सेना वाला शासक भारत में टिक नहीं पाएगा। लेकिन वे शायद बाबर के संघर्षों को नहीं जानते थे। जिस व्यक्ति ने बचपन से लगातार हार और विश्वासघात देखे हैं, उसे डराना आसान नहीं होता। अब इतिहास धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ रहा था जहां दो शक्तियां आमने सामने आने वाली थी। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिसके पास विशाल सेना और सत्ता थी, तो दूसरी तरफ बाबर, जिसके पास सीमित सैनिक थे लेकिन अद्भुत रणनीति और अटूट आत्मविश्वास। उत्तर भारत की धरती एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रही थी जो आने वाली सदियों का इतिहास बदल देगा। और जल्द ही पानीपत का मैदान इस टकराव का गवाह बनने वाला था। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले भाग में आप देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। इसे देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। धन्यवाद।